गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय। इससे पहले हमने एक क्रियाकलाप किया था जिसमें एक क्वार्टर को लिए थे और कहाँ गए थे, मैदान में। अब वहीं से आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र का अभिप्राय। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी जीव जो होता है अपने आवास के जैविक और अजैविक घटक से क्या होते हैं, संबंध अंतर मतलब निर्भर रहते हैं। जैसे कि कोई भी जीव जो है किस पर निर्भर करता है, जैविक और अजैविक घटक पर, है ना। कोई भी जीव जो है जैविक घटक पर निर्भर करता है और अजैविक घटक पर निर्भर करता है। जैविक घटक में दूसरे जीव आते हैं और अजैविक घटक में दूसरे निर्जीव आते हैं। ठीक, तो इन जीवों की मतलब जो जैविक और अजैविक घटक है इनके बीच अंतर निर्भरता के कारण, ठीक है, इंटर रिलेशन के कारण एक मतलब पर्यावरण में एक सिस्टम बनती जाती है। निर्भरता के कारण मतलब जीव में और निर्जीव में ना, जैविक और अजैविक घटक में इंटर रिलेशन के कारण पर्यावरण में एक व्यवस्था बनती चली जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिक तंत्र। अब जैविक घटक तो हमें पता है कि इसमें दूसरे जीव आते हैं जो या तो भोजन के लिए या तो प्रजनन या फिर सुरक्षा के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। अजैविक घटक में निर्जीव मतलब हवा, पानी, ये सब आते हैं ना। तो इस तरह से हमने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र बनता कैसे है कि जैविक घटक और अजैविक घटक में एक अंतर संबंध पाया जाता है जिसके कारण हमें एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था या फिर इकोसिस्टम शब्द को दिया किसने था। तो 1935 में ए.जी. टेंसले ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, टेंसले ने एक नियम भी दिया था कि किस तरह से पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हमें करना चाहिए, पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। उन्होंने ये बताया कि हमें पर्यावरण का अध्ययन जो है, पर्यावरण का अध्ययन उसके जैविक और अजैविक घटक के इंटर रिलेशन, अंतर संबंध के आधार पर बनी एक व्यवस्था मतलब मतलब पारिस्थितिक तंत्र के रूप में करना चाहिए। मतलब ए.जी. टेंसले ने कहा कि हम पर्यावरण जो पढ़ते हैं ना उसे नॉर्मल मतलब पेड़ पौधे इन सब में ना ही सीमित रहकर उन्हें ना इंटर रिलेशन, अंतर संबंध के रूप में पढ़ना चाहिए। किनके बीच अंतर संबंध के रूप में पढ़ना चाहिए, जैविक और अजैविक घटक के अंतर संबंध के रूप में हमें पढ़ना चाहिए। मतलब हमें पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र के रूप में करना चाहिए। ये किसने कहा, ए.जी. टेंसले ने कहा। ठीक, अब उसके बाद क्या था, तो आगे देखिए किसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम किसी पेड़, बगीचे, खेत, तालाब, गुफा आदि इलाके में कर सकते हैं, है ना। हमें ये बोला गया है कि पारिस्थितिक तंत्र का मतलब पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कीजिए। और किसका, जैसे मछली के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे जीव का नाम है आपका मछली, है ना, मछली। और पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना है मतलब उसके जैविक और अजैविक घटक को हमें देखना है। तो जैसे कि ये बड़ी मछली है ना, मान लेते हैं ये बड़ी मछली है, तो उसके जैविक घटक में कौन आएगा, मतलब वो भोजन के लिए, प्रजनन के लिए क्या की सहायता लेती, किसकी सहायता लेती है। भोजन के लिए वो छोटी मछली की सहायता लेती है। किसको खाती है, वो छोटी मछली को, है ना। तो ये आ जाएगा उसके जैविक घटक में। ये किस में आएगा, जैविक घटक में। और अजैविक घटक में उसको क्या चाहिए, उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए। जैसे कि पानी आएगा उसके अजैविक घटक में। ठीक, तो जो निर्जीव चीज मतलब जो निर्जीव घटक होंगे, जो निर्जीव होगा वो अजैविक घटक में आएगा। और उन जीव को मतलब रहने के लिए या फिर उस जगह में सुटेबल रहने के लिए जो क्या हो, जिम्मेदार हो, जैसे कि मछली को रहने के लिए क्या चाहिए, पानी, तो वो उसके अजैविक घटक में आएगा। और मछली को खाने के लिए क्या चाहिए, अगर बड़ी मछली है तो उसके खाने के लिए छोटी मछली चाहिए, तो वो क्या आएगा, जैविक घटक में। तो जब हमें ये बोला जाता है कि मछली के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कीजिए, तो हम उसके जैविक और अजैविक घटक में एक संबंध को देखते हैं, मतलब संबंध के बारे में स्टडी करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है,
जैसे कि कुटुम्बसर गुफा में कानी मछली के आवास का अध्ययन जब गुफा के सभी जैविक व अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंध के आधार पर किया जाएगा तो यह एक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। एक बार फिर से, कुटुम्बसर गुफा में कानी मछली के आवास का अध्ययन, ठीक है, आवास में क्या है, आवास का अध्ययन जब गुफा के सभी जैविक और अजैविक घटक के बीच के अंतर संबंध के आधार पर किया जाएगा तो यह पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। जैसे कि हमें बोला जा रहा है कि कानी मछली के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कीजिए तो हमें सबसे पहले उसकी जैविक और अजैविक घटक को पता करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जैविक और अजैविक घटक मिलेंगे कहाँ? उसके आवास में जो जीव है, जैसे कि कानी मछली के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना है तो सबसे पहले उसके आवास का पता करेंगे कि वो कहाँ पे रहती है। तो जो वहाँ मतलब कानी मछली जहाँ पे रहती है वही उसकी जैविक और अजैविक घटक भी हमें मिल जाएंगे और उनके जैविक और अजैविक घटक में जो इंटर रिलेशन है ना, यही पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र बड़ा से बड़ा समुद्र हो सकता है तो एक छोटा तंत्र कोशिका हो सकता है। तो समुद्र के बारे में तो पता है, समुद्र में जो जीव होंगे उनके पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि समुद्र जो है बड़ा भी होता है ना, तो एक बड़ा से बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र हो सकता है। और सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारी शरीर की कोशिका है ना, कोशिका। तो अब यहाँ पे देखो, कोशिका में कैसे पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो कोशिका में कई सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि रहते हैं जिनका कोशिका के अंदर के वातावरण के कई अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंध है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, कोशिका में कई सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि रहते हैं जिनका कोशिका के अंदर के वातावरण के कई अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंध है। मतलब कोशिका के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कोशिका। और यहाँ पे बोला गया है कि कोशिका में कई जीवाणु, विषाणु रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जीवाणु, हाँ, यहाँ पे जो जीवाणु, विषाणु है ये किस में आ जाएगा, मतलब कोई जीव तो मिल रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, जैविक घटक में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग, कोशिका के अंदर में कई अजैविक घटक होते हैं। कोशिका के अंदर में जीव द्रव्य होता है। एक बार यहाँ पे देखिए, ये एक कोशिका है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। और इस केंद्रक के बाहर में क्या होता है, इस केंद्रक के बाहर में साइटोप्लाज्म होता है, मतलब जीव द्रव्य होता है ना, जीव द्रव्य। और इस साइटोप्लाज्म के बाहर, मतलब कोशिका के सबसे बाहर में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, है ना। इसे क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो कोशिका होती है ना, उसमें कुछ अजैविक घटक भी होते हैं। अजैविक घटक में यहाँ पे जो जीव द्रव्य आ रहा है आपका, गाढ़ा रंगीन द्रव, मतलब पानी समझ लो, तो ये उसमें ये उसके किस में आएगा, अजैविक घटक में, है ना। तो यहाँ पे जीव द्रव्य आ सकता है या फिर यहाँ पे क्या होते हैं, हाँ ठीक, जीव द्रव्य आएगा अजैविक घटक में। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोशिका में जो जीवाणु, विषाणु होते हैं जो उसके जैविक घटक में आ सकते हैं, और उसके अंदर में, मतलब कोशिका के अंदर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो किसमें आता है आपका, अजैविक घटक में। क्योंकि साइटोप्लाज्म होता क्या है, वो गाढ़ा रंगीन द्रव होता है पानी के जैसा, जिसमें, अच्छा, यहाँ पे जो जीव द्रव्य होता है ना, जो साइटोप्लाज्म, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी पाए जाते हैं ना इसी में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग या फिर सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि कोशिका के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम लोग किस तरह से करते हैं, मछली के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किस तरह से करते हैं, कानी मछली के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किस तरह से करते हैं। तो शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर कहीं भी ये बोला जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कीजिए, मतलब किसी भी जीव के बारे में बोला गया है कि इस जीव की पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कीजिए, तो आप उसके सीधे आवास में जाना और वहां पे उसका जैविक घटक कौन सा है और अजैविक घटक कौन सा है, इसको पता करना। और इन जैविक और अजैविक घटक के बीच जब कुछ रिलेशन पाया जाएगा ना,
इन जैविक और अजैविक घटक के बीच कुछ रिलेशन पाया जाएगा, उसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे वही क्या कहलाएगा, हमारा पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम। उसको और अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आगे है पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा कब आई, किसने दिया। ये तो हम लोग देखे कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, किसने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। अब आगे देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के पहले जीवों के बीच अंतर निर्भरता की पहचान। अच्छा, मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के रूप में नहीं आया, कि ये इससे पहले एक और शब्द आया था कि जो जीवों के बीच निर्भरता थी या फिर पर्यावरण के बीच जो निर्भरता थी उसे एक और नाम से जाना जाता था। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के पहले जीवों के बीच अंतर निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को इकोलॉजी कहा गया। मतलब पारिस्थितिकी, मतलब एक जीव जो है दूसरे जीव पर निर्भर है या फिर एक जीव अपने पर्यावरण पर किसी कारणवश निर्भर हमेशा रहता है वो, तो इस तरह से एक जीवों के बीच निर्भरता, मतलब जीवों की आपस में निर्भरता या फिर एक जीव का अपने पर्यावरण के साथ निर्भरता को पहले जो वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते थे उसको क्या कहते थे, इकोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जीवों के बीच अंतर निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा गया, पारिस्थितिकी कहा गया, मतलब इकोलॉजी कहा गया। तो हाँ, एक जीव जो है दूसरे जीव पर किस प्रकार निर्भर करता है या फिर एक जीव जो है अपने पर्यावरण से किस प्रकार निर्भर रहता है, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता था, पहले पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी कहलाता था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलके बना है, इको और इको प्लस लॉजी, जहाँ पे इको का मतलब है घर से और लोगॉस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजी दो शब्दों के मिलने से बना है, इको प्लस लॉजी। यहाँ पे देखिए, इकोलॉजी दो शब्दों के मिलने से बना है, इको प्लस लॉजी। यहाँ पे इको का मतलब है घर और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। इसका मतलब घर का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका इकोलॉजी। तो पहले जो पर्यावरण होता था ना, उसको ये बोला गया कि पर्यावरण एक घर है और इस घर का अध्ययन क्या है, इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इको का अर्थ है घर और लोगॉस मतलब लॉजी का अर्थ है अध्ययन। वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए किया। ठीक है, प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में, कि प्रकृति भी एक घर है और इस घर का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इकोलॉजी। ठीक है, तो 1866 में किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अर्नेस्ट हेकल ने बताया कि पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी जो है पौधे और जंतुओं का, ठीक है, पारिस्थितिकी पौधे और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है पौधे और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन है। तो इस प्रकार पारिस्थितिकी जो होता है पौधे और जंतुओं के बीच संबंध तथा जंतुओं का उनके वातावरण के बीच संबंध होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पारिस्थितिकी में अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, या तो पौधे और जीव के बीच हो या फिर जीव का पर्यावरण के बीच हो। ठीक है, तो इसी अंतर संबंध को जानने के लिए कुछ वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जीव के जीवन चक्र के बारे में और उनके प्रजनन के समय उनका व्यवहार कैसा रहता है, शत्रुओं से वो किस तरह से अपनी बचाव रखते हैं, इस तरह की जानने की उन्हें क्या हुई, जिज्ञासा हुई और इन सब के बारे में जानने की वो कोशिश करते रहे, क्योंकि उन्हें पारिस्थितिकी का अध्ययन करना था। ठीक, सो हम लोग आगे देखते हैं इकोसिस्टम ऑफ ए राइस फार्म, मतलब धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र। अच्छा, आप लोग धान का खेत देखे हो ना, मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी देखे होंगे। वहाँ पे होता क्या है, धान के पौधे लगाए जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो धान का पौधा है वो उत्पादक है कि उपभोक्ता है कि अपघटक है,
मतलब इकोसिस्टम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, तो वहां पे जो पेड़ पौधे जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं, प्रोड्यूसर में, है ना, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अब जितने भी पेड़ पौधे आते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में क्यों आते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। हमने देखा है कि जो धान का जो मतलब धान के जो पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, जो उसमें फल लगता है, जैसे कि धान के जो बीज लगते हैं वो, तो उसमें क्या होता है, जो धान के जो पौधे होते हैं वे सौर जो एनर्जी होता है, सौर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, मतलब सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। किस प्रकार चेंज करते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना, तभी जो सौर एनर्जी को लेते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राय सभी खाद्य श्रृंखला जो होती है किससे चालू होती है, उत्पादक से। ठीक है, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर से चालू होती है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी खाद्य श्रृंखला किससे चालू होती है, उत्पादक से। हम जानते हैं कि अधिकतर खाद्य श्रृंखला पौधे से ही शुरू होती है, तो यहाँ पे जो पौधे होते हैं वे किसकी श्रेणी में आते हैं, उत्पादक की। तो हो गया ना, खाद्य श्रृंखला चालू कहाँ से हो रही है, पेड़ पौधे से, मतलब उत्पादक से चालू होती है। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक, इसलिए पौधों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। जैविक क्रियाएं भाग 1 में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर जितने भी जीव आएंगे वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर, उत्पादक को छोड़कर जितने भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जितने भी उपभोक्ता आते हैं वो सभी क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। किसी धान के खेत में प्रमुख उत्पादक धान के पौधे ही होते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये जो धान का खेत है, तो यहाँ पे कुछ खाद्य जाल बना हुआ है, इसके बारे में हमें देखना है ना। आपने धान का खेत देखा होगा, आपने अनुभव व चित्र 3 को देखकर बताएं कि धान के खेत में कौन कौन से अजैविक घटक हैं। अच्छा, अजैविक घटक क्या है, अजैविक घटक में क्या आते हैं, जो निर्जीव है, मतलब जो निर्जीव चीज होगा ना, निर्जीव पदार्थ, वो किस में आएंगे, अजैविक घटक में। ठीक है, तो धान के खेत में जाने पे हमें मिलता है क्या, पानी, तो ये क्या हो जाएगा, अजैविक घटक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, वहां पे जो हवा है ये भी अजैविक घटक की श्रेणी में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, धान के खेत के खाद्य जाल का एक उदाहरण चित्र 4 में दिया गया है। हाँ, ये है चित्र 4, ये 3 है और ये क्या है, 4। ठीक, 4 में दिया गया है। अपने साथी से चर्चा करके लिखिए कि अजैविक घटकों पर जीवों की क्या कोई निर्भरता है। कैसे, हाँ, अजैविक घटक पर जीवों की निर्भरता होती है, अजैविक घटक पर जीवों की निर्भरता होती है। जिस प्रकार यहाँ पे देखो, जीव जो होते हैं, जीव को अगर पानी नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रहा है और क्या प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपका, इस खाद्य जाल में कौन कौन सी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, कोई 5 छाट कर लिखिए। आपको यहाँ पे खाद्य श्रृंखला ढूंढना है, वो तो आसानी से यहाँ पे दिख ही रहा है। जैसे कि पहला खाद्य श्रृंखला यहाँ पे देखिए, ये खरगोश क्या खाता है, ये जो धान के पौधे हैं उसको खाता है, और वो जो लोमड़ी दिख रहा है ना, ये लोमड़ी क्या खाता है, खरगोश को। ठीक है, ये पहली खाद्य श्रृंखला हो गई। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो गिलहरी है वो किसको खाता है, ये धान के पौधे को, और ये गिलहरी को कौन खाता है, ये उल्लू खाता है। ठीक है, ये उल्लू में चिन्ह लगा है ना, तो ये उल्लू किसको खाएगा, ये गिलहरी को। तीसरा देखिए, यहाँ पे जो चूहा है धान के पौधे को खाएगा, और इस चूहा को कौन कौन खा सकते हैं, ये लोमड़ी खा सकता है, ये उल्लू खा सकता है, और ये सांप खा सकता है। ठीक है, ये है आपका तीसरा। और चौथा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो धान के बीज है उसको कौन खाएगा, ये खाएगी, ये चिड़िया है, ये चिड़िया खाएगी। और इस चिड़िया को कौन खा सकता है, उल्लू खा सकता है, और कौन है, ये लोमड़ी खा सकता है। और यहाँ पे पांचवा इसको देखते हैं, यहाँ पे जो शाकाहारी कीट है वो धान के पौधे को खाएगा, और इस शाकाहारी कीट को कौन खा सकता है, मकड़ा,
हाँ मकड़ा, और इस मकड़े को कौन खाते हैं? ये कीटभक्षी पक्षी। और इस पक्षी को कौन खाता है? ये सांप। ठीक है, यहाँ पे 5 श्रृंखला ऑलरेडी दिख रहा है आपको, यहाँ जहाँ पे चिन्ह है वहां पे खाद्य श्रृंखला बन रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। और क्या क्वेश्चन है? अब इस तरह से चित्र 4 था ये। चित्र 4 में दी गई एक खाद्य श्रृंखला का विस्तृत अध्ययन करके मतलब 0.1 हेक्टेयर मतलब 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जीवों की संख्या का पता लगाया गया। मतलब 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये देखा गया कि हाँ वहां पे कितने जीव है, कितने पौधे हैं, इन सब का अध्ययन किया गया और एक आंकड़ा निकाला गया जो नीचे में दिया गया है। वहां से देखने पे हमें पता चला कि वहां कितने 1 लाख धान के पौधे थे, 1000 चूहे, 50 सांप और क्या थे? 5 बाज थे। इस उदाहरण के आधार पर साथियों से चर्चा करें और लिखे कि जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव उपभोक्ता है? इसके बारे में बोला जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो धान के खेत में गए तो हमें जो खाद्य श्रृंखला वहां पे बना हुआ था तो वहां हमें इस तरह से संबंध दिखाई दिए कि 1 लाख धान के पौधे थे, 1000 चूहे, 50 सांप और 5 क्या था? बाज था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे में कुछ क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में कौन कौन से जीव उपभोक्ता हैं? तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, धान का जो पौधा है, तो कोई भी पौधा होता है वो किसकी श्रेणी में आता है? प्रोड्यूसर मतलब उपभोक्ता की श्रेणी में आता है ना। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक चूहा कितने धान के पौधे पर निर्भर है? तो यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 1000 है, 1000 का यहाँ पे क्या दिया है? 1 लाख। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, है ना। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक चूहा जो है 100 धान के पौधे को खा रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है? 50 सांप है और यहाँ पे 5 बाज है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाँ एक बाज कितने सांप पर निर्भर है? हाँ एक बाज जो है कितने सांप पर निर्भर है? एक बाज, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 कम 5 और 5 सुनम सुन, है ना। इसका मतलब यह है कि जो एक बाज है 10 सांप को खा रहा है ना। और क्या क्वेश्चन दिया है? यदि चूहों को खत्म कर दिया जाए तो इसका प्रभाव धान के पौधों पर, सांप और बाज पर किस प्रकार पड़ेगा? ठीक, यदि चूहों को खत्म कर दिया जाए तो यदि चूहों को खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब धान के जो पौधे हैं उसको खाने वाले जीवों की संख्या में कमी होगी। मतलब धान के पौधे को तो फायदा है, लेकिन सांप और बाज जो चूहे को खाते हैं तो उनके बीच थोड़ा मतलब अव्यवस्था होगी। मतलब यह है कि खाद्य श्रृंखला एक तरह से बिगड़ जाएगी, क्योंकि सांप और बाज के लिए भोजन की थोड़ी समस्या हो सकती है। मतलब एक तरह से बोले कि यहाँ पे जो खाद्य जाल बन रहा था उसमें क्या हो जाएगी? बाधा उत्पन्न होगी, मतलब खाद्य जाल बिगड़ जाएगी अगर चूहे को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं तब की बात है। ठीक, तो अब आगे हम लोग कल पढ़ते हैं।